पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एस्कबान चैप्टर 10 मानचित्र मंथन। मैडम पॉम्फ्री ने हैरी को हफ्ते भर तक अस्पताल में ही रखा। हैरी ने भी इस बारे में बहस या शिकायत नहीं की, लेकिन उसने उन्हें अपनी निम्बस 2000 के टूटे टुकड़ों को फेंकने नहीं दिया। हैरी जानता था कि मूर्खता थी, जानता था कि निम्बस ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन वो दिल के हाथों मजबूर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बहुत अच्छे दोस्त को खो दिया हो। अस्पताल में बहुत से लोग उससे मिलने आए, सब उसे खुश करना चाहते थे। हैग्रिड ने उसे फूलों का एक गुच्छा भेजा जो पीले रंग की गोभी की तरह दिख रहा था। जिनी शर्माते हुए जल्दी अच्छे हो जाओ का कार्ड लेकर आई, जो उसने खुद बनाया था। वो कार्ड इतना जोर से गाने लगा कि हैरी को उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसे फलों की टोकरी के नीचे दबाना पड़ा। गरुड़द्वार की टीम इतवार की सुबह एक बार फिर उससे मिलने आई। इस बार वुड भी आया, जिसने हैरी को खोखली मुर्दा आवाज़ में कहा कि वो उसे दोषी नहीं मानता। रॉन और हरमाइनी दिन भर हैरी के पास रहते थे। वो सिर्फ रात को वहाँ से जाते थे, लेकिन उनकी बातों या कामों से हैरी बेहतर महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ उसकी आधी परेशानी ही मालूम थी। उसने किसी को भी ग्रिम के बारे में नहीं बताया था, रॉन और हरमाइनी को भी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि रॉन दहशत में आ जाएगा और हरमाइनी हंसी उड़ाएगी। बहरहाल सच तो यह था कि ग्रिम उसे 2 बार दिख चुका था और उसके दिखने के बाद वो दोनों ही बार मरते मरते बचा था। पहली बार तो नाइट बस उसके ऊपर चढ़ने वाली थी और दूसरी बार वो 50 फुट की ऊंचाई से अपनी झाड़ू पर से गिरा था। क्या ग्रिम उसे तब तक सताता रहेगा जब तक वो सचमुच मर ना जाए? क्या उसे ज़िंदगी भर पीछे पलटकर उस डरावने जानवर को देखना पड़ेगा? और फिर दमपिशाच। हैरी जब भी उनके बारे में सोचता उसका जी और ख़राब होने लगता, उसे शर्म आती थी। हालांकि सभी लोग दमपिशाचों को भयानक मानते थे, लेकिन उनके पास आने पर बाकी लोग बेहोश नहीं होते थे और अपने मृत माता पिता की आवाज़ें नहीं सुनते थे। हैरी जान गया था कि वो चीखने वाली औरत कौन थी। जब उसने अस्पताल में जागते हुए छत पर चमकती चांदनी को निहारते रहा, और तब उसने उन शब्दों के बारे में सोचा, बार बार सोचा। जब दमपिशाच उसके पास आए तो उसने अपनी माँ के आखिरी शब्द सुने थे। उसने सुना था कि उन्होंने हैरी को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से बचाने की कैसे कोशिश की थी, और उसने वोल्डेमॉर्ट की हंसी भी सुनी, जिसके बाद वोल्डेमॉर्ट ने उसकी माँ को मार डाला था। हैरी बेचैनी भरी नींद में सो गया। उसने सपना देखा जिसमें गिलगिला और गला हुआ हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो रहम की भीख मांगती औरत की चीखें सुन रहा था। जागने पर वो फिर एक बार अपनी माँ की आवाज़ के बारे में सोचने लगा। सोमवार को स्कूल की चहल पहल में लौटकर उसे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उसे वहाँ मजबूरन दूसरी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ रहा था। फिर भले ही उसे ड्रेको मैल्फॉय के ताने क्यों न सुनने को मिल रहे हों। गरुड़द्वार की हार पर मैल्फॉय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने आखिरकार अपनी पट्टियाँ उतारकर फेंक दी और अपने दोनों हाथ नचाकर ये बात बता रहा था कि हैरी झाड़ू पर से गिरा कैसे था। मैल्फॉय जादुई काढ़े की क्लास में ज़्यादातर समय दमपिशाच का अभिनय करता रहा। आखिरकार रॉन ने संयम खो दिया और मैल्फॉय पर मगरमच्छ का एक बड़ा चिपचिपा सा दिल फेंक दिया, जो सीधे उसके चेहरे पर लगा। स्नेप ने गरुड़द्वार के 50 पॉइंट और कम कर दिया। अगर स्नेप दोबारा गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास लेगा तो मैं बीमार पड़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, रॉन ने कहा जब वो लंच के बाद लुपिन की क्लास की तरफ चले। जरा झांक कर देखो हरमाइनी, अंदर कौन है? हरमाइनी ने क्लास के दरवाजे से अंदर झांका। सब ठीक है। लुपिन वापस लौट आए थे। निश्चित रूप से वो बीमार लग रहे थे। उनके पुराने कपड़े उनके शरीर पर ढीले हो गए थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। बहरहाल जब सब लोग क्लास में गए तो लुपिन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। सभी विद्यार्थी जोर जोर से शिकायत करने लगे कि लुपिन की बीमारी के दौरान स्नेप ने उनके साथ क्या किया। ये ठीक नहीं है, वो सिर्फ एक ही दिन पढ़ा रहे थे, उन्हें हमें होमवर्क नहीं देना चाहिए था। हमें नर भेड़ियों के बारे में क्या पता होगा? 2 चर्म पत्र। क्या तुमने प्रोफेसर स्नेप को बताया था कि हम अभी नरभेड़ियों के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं? लुपिन ने भौएं उठाकर पूछा। एक बार फिर वही कोहराम मच गया। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पीछे हैं। वो सुनने को तैयार नहीं थे। 2 चर्म पत्र। प्रोफेसर लुपिन हर चेहरे पर गुस्से का भाव देखकर मुस्कुराए। चिंता मत करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। तुम्हें वो निबंध लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मैंने तो लिख लिया, हरमाइनी निराश दिखते हुए बोली। इसके बाद उन्होंने एक बहुत मज़ेदार पाठ पढ़ा। प्रोफेसर लुपिन अपने साथ कांच का बक्सा लेकर आए, जिसमें हिंकी पंख बैठा था। ऐसा लगता था जैसे एक पैर वाला ये प्राणी धुएं के लच्छों से बना हो। ये बहुत नाजुक और मासूम दिखता था। ये यात्रियों को ललचाकर दलदल में ले जाता है। जब विद्यार्थियों ने नोट्स लिखे तो लुपिन ने कहा, तुम्हें इसके हाथ से लटकती लालटेन दिखती है? ये आगे आगे चलता है, लोग रोशनी के पीछे जाते हैं। और फिर हिंकी पंख ने कांच से टकराकर चीख निकाली। जब घंटी बजी तो सबने अपना अपना सामान बटोरा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उनमें हैरी भी था, लेकिन 1 मिनट रुको हैरी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लुपिन ने कहा। हैरी ने पलट कर देखा कि प्रोफेसर लुपिन हिंकी पंख के बक्से को कपड़े से ढक रहे थे। मैंने मैच के बारे में सुना, लुपिन ने कहा। वो अपनी डेस्क की तरफ मुड़े और पुस्तकें ब्रीफकेस में रखने लगे। मुझे तुम्हारी झाड़ू के बारे में अफसोस है, क्या वो ठीक नहीं हो पाएगी? नहीं, लड़ाकू पेड़ ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। लड़ाकू पेड़ उसी साल लगाया गया था जिस साल मैं हॉगवर्ट्स में आया था।
विद्यार्थी खेल खेल में इसके पास जाकर इसके तने को छूने की कोशिश करते थे। अंत में डेवी गजन नाम के एक लड़के की आंख फूटते फूटते बची और इस घटना के बाद पेड़ के पास जाने पर प्रतिबंध हो गया था। किसी झाड़ू के तो बचने की संभावना ही नहीं है। क्या आपने दमपिशाचों के बारे में भी सुना था? हैरी ने मुश्किल से कहा। लुपिन ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ, मैंने सुना था। मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी ने प्रोफेसर डम्बलडोर को पहले इतने गुस्से में देखा होगा। दमपिशाच कुछ समय से बेचैन हो रहे थे। वो इस बात पर गुस्सा थे कि डम्बलडोर उन्हें स्कूल के अंदर नहीं आने दे रहे हैं। मुझे लगता है तुम उन्हीं की वजह से गिरे थे। हाँ, हैरी ने कहा। वो झिझका और फिर जो सवाल उसे पूछना था वो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। क्यों सर? वो मुझ पर इतना असर क्यों डालते हैं? क्या मैं? नहीं हैरी, तुम कमज़ोर नहीं हो। इसका कमज़ोरी से कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेसर लुपिन ने तीखेपन से कहा, जैसे उन्होंने हैरी के मन की बात समझ ली हो। दमपिशाच दूसरों के बजाय तुम पर ज़्यादा बुरा असर डालते हैं क्योंकि तुम्हारे अतीत में ऐसी भयानक घटनाएं हुई है जो दूसरों के अतीत में नहीं है। जाड़े की सूर्य की एक किरण क्लास में आई जिसने लुपिन के सफ़ेद बालों और उनके युवा चेहरे की लकीरों को चमका दिया। दमपिशाच इस धरती पर रहने वाले सबसे बुरे जीव हैं। वो सबसे अंधेरी और गंदी जगहों पर रहते हैं जिन्हें विनाश और निराशा में आनंद मिलता है। वो अपने आसपास की हवा में से शांति, आशा और खुशी को चूस लेते हैं। यहाँ तक कि मगलू भी उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, भले उन्हें देख ना पाए। दमपिशाच पास आने पर आपके अंदर की हर अच्छी भावना और हर खुशी भरी याद को चूस लेता है। दमपिशाच की कोशिश यही रहती है कि जब वो तब तक चूसता रहे जब तक आप भी उसी की तरह ना बन जाए, बिना आत्मा वाले, बुरे, और फिर आपको अपने जीवन के सबसे बुरे अनुभवों के अलावा कुछ भी याद नहीं रहेगा। और हैरी, तुम्हारे साथ हुई सबसे बुरी घटना किसी को भी उसकी झाड़ू से गिरा सकती है। इस बात पर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जब वो मेरे पास आते हैं, हैरी ने लुपिन की डेस्क की तरफ घूरा। उसका गला रूंधा हुआ था। तो मुझे उस वक्त की आवाज़ें सुनाई देती है जब वोल्डेमॉर्ट मेरी माँ की हत्या कर रहा था। लुपिन का हाथ हिला जैसे वो हैरी का कंधा पकड़ना चाहते हो, लेकिन फिर उन्होंने इरादा बदल लिया। एक पल खामोशी रही, फिर वो मैच में क्यों आए? हैरी ने कड़वाहट के साथ कहा। वो बस भूखे थे। लुपिन अपना ब्रीफकेस बंद करते हुए ठंडेपन से बोले। डम्बलडोर उन्हें स्कूल में नहीं आने दे रहे, इसलिए उन्हें अपना भोजन नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि क्विडिच पिच के चारों तरफ जमा भारी भीड़ का लालच उन्हें खींच लाया था। रोमांच, भावनाओं का सैलाब, ये उनके लिए जश्न की तरह था। अज़्काबान भयानक जगह होगी ना? हैरी बुदबुदाया। लुपिन ने गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। अज़्काबान का किला समुद्र के बीच एक छोटे से टापू पर बना है, लेकिन उन्हें कैदियों को रोके रखने के लिए दीवारों या पानी की ज़रूरत नहीं है। कैदी अपने मस्तिष्क के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि उनके मन में खुशी का एक भी विचार नहीं आता। उनमें से ज़्यादातर तो कुछ ही हफ्तों में पागल हो जाते हैं। पर फिर भी सीरियस ब्लैक उनके चंगुल से भाग निकला, हैरी ने धीमे से कहा। वो वहाँ से भाग निकला। लुपिन का ब्रीफकेस डेस्क पर से फिसल गया। उन्हें उसे पकड़ने के लिए झुकना पड़ा। हाँ, उन्होंने सीधे खड़े होते हुए कहा। ब्लैक ने ज़रूर उनसे बचने का कोई तो तरीका खोज लिया होगा। मुझे असंभव लगता था क्योंकि अगर कोई जादूगर ज़्यादा समय तक दमपिशाचों के बीच रहे तो वो उसकी शक्तियों को भी निचोड़ लेते हैं। हैरी अचानक बोला। आपने ट्रेन वाले दमपिशाच को भगा दिया था? दमपिशाचों से निपटने के कुछ रक्षात्मक उपाय होते हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, लुपिन ने कहा। लेकिन ट्रेन में एक ही दमपिशाच था ना। जितने दमपिशाच होंगे उन्हें भगाना उतना ही मुश्किल होगा। कौन से रक्षात्मक उपाय? हैरी ने कहा। क्या आप मुझे सिखाएंगे? मैं दमपिशाचों से लड़ने का विशेषज्ञ नहीं हूँ हैरी। सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। परंतु दमपिशाच अगले क्विडिच मैच में आ गए तो मुझे मुकाबला करना आना चाहिए ना। लुपिन ने हैरी के संकल्प भरे चेहरे को देखा। फिर थोड़ी देर झिझक कर वो बोले, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगले टर्म में। छुट्टियों से पहले मुझे बहुत काम करना है। बीमार पड़ने के लिए गलत समय चुना था। लुपिन के दमपिशाच विरोधी उपाय सिखाने के वादे से हैरी का मूड सुधर गया। अब वो सोच रहा था कि उसे अपनी माँ के आखिरी शब्द कभी दोबारा नहीं सुनने पड़ेंगे। इसके अलावा नवंबर के अंत में हुए क्विडिच मैच में चीलघाट में मेहनत उसको गंदी तरह से हरा दिया। इन सब बातों से हैरी की मनोदशा काफ़ी सुधर गई। गरुड़द्वार की टीम को उम्मीद बन गई कि वो अब भी कप जीत सकते हैं, बशर्ते वो कोई और मैच न हारे। वुड पर एक बार फिर जुनून सवार हो गया। उसने अपनी टीम से बारिश की ठंडी धुंध में जमकर प्रैक्टिस करवाई जो दिसंबर तक चली। हैरी को मैदान में दमपिशाच की झलक तक नहीं दिखी। डम्बलडोर के गुस्से के कारण वो प्रवेश द्वार पर अपनी जगह पर ही तैनात थे। टर्म खत्म होने के 2 हफ्ते पहले आसमान साफ हो गया। अचानक एक दिन पहले आसमान सफ़ेद हो गया और कीचड़ भरा मैदान बर्फ में ढका नजर आने लगा। महल के अंदर की हवा क्रिसमस की उमंग से भरी थी। सम्मोहन के शिक्षक प्रोफेसर फ्लिटविक ने पहले ही अपने क्लासरूम को पंख हिलाती परियों की झिलमिल रोशनी से सजा लिया था। विद्यार्थी छुट्टियों की योजना पर खुशी खुशी बातें कर रहे थे। रॉन और हरमाइनी ने छुट्टियों में हॉगवर्ट्स में ही रहने का फैसला किया। रॉन ने कहा कि वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वो पर्सी को 2 हफ्तों तक नहीं झेल पाएगा। हरमाइनी ने कहा कि उसे लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें पढ़नी है। लेकिन उनकी बातों से हैरी पागल नहीं बना। वो जानता था कि वो लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो उसके साथ रुकना चाहते हैं और वो इस बात के लिए उनका बहुत कृतज्ञ था।
जब टर्म के आखिरी वीकेंड में हॉग्समीड की एक और यात्रा हुई तो हैरी को छोड़कर सभी लोग बहुत खुश हुए। हम वहाँ पर अपनी क्रिसमस शॉपिंग कर सकते हैं ना, हरमाइनी बोली। मम्मी डैडी को हनी ड्यूक्स की टूथ फ्लॉसिंग स्ट्रीटमेंट्स बहुत पसंद आएगी। हैरी ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि इस बार भी थर्ड ईयर में वही एक होगा जो हॉग्समीड घूमने नहीं जाएगा। उसने वुड से कौन सी जादुई झाड़ू नाम की किताब उधार ले ली और फैसला किया कि वो दिन भर झाड़ुओं के बारे में पढ़ेगा। प्रैक्टिस के दौरान हैरी स्कूल की एक झाड़ू का इस्तेमाल कर रहा था। ये पुरानी सी शूटिंग स्टार झाड़ू थी जो बहुत धीमी थी और झटके देती थी। उसे निश्चित रूप से खुद के लिए एक नई अच्छी झाड़ू चाहिए थी। शनिवार की सुबह सब विद्यार्थी हॉग्समीड की यात्रा पर जा रहे थे। उस सुबह हैरी ने चोगो और स्कार्फ में लिपटे रॉन और हरमाइनी को विदा किया। इसके बाद वो अकेला संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर वापस गरुड़द्वार हॉल की तरफ चल दिया। खिड़कियों के बाहर बर्फ गिरने लगी थी और मैदान बहुत शांत था। हैरी, हैरी ने पलट कर देखा। तीसरी मंजिल के गलियारे में आधी दूर पर फ्रेड और जॉर्ज आधी अंधी कुबड़ी चुड़ैल के मूर्ति के पीछे से उसे देख रहे थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग हॉग्समीड नहीं जा रहे? हैरी ने उत्सुकता से पूछा। हम लोग जाने से पहले तुम्हारे दिल में खुशियां भरने आए हैं दोस्त, फ्रेड ने रहस्यमय तरह से आंख मारते हुए कहा। इधर आओ, इधर आओ। उसने एक आंख वाली मूर्ति की बाईं तरफ एक खाली क्लासरूम की तरफ इशारा किया। हैरी फ्रेड और जॉर्ज के पीछे पीछे अंदर चला गया। जॉर्ज ने धीरे से दरवाजा बंद किया और मुस्कुराते हुए हैरी की तरफ मुड़ा। हैरी, हम तुम्हें क्रिसमस का तोहफा थोड़ा जल्दी दे रहे हैं। फ्रेड ने नाटकीय अंदाज में अपने चोगे के अंदर से एक चीज निकाली और उसे डेस्क पर रख दिया। ये एक बड़ा चौकोर बहुत घिसा पिटा सा चर्म पत्र था जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। हैरी को लगा शायद फ्रेड और जॉर्ज उससे मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो उसे घूरने लगा। ये क्या है हैरी? ये हमारी सफलता का राज है, जॉर्ज ने चर्म पत्र को प्यार से थपथपाते हुए कहा। तुम्हें यह देते समय हमारा दिल तो तड़प रहा है, लेकिन कल रात हमने निर्णय ले लिया कि हमारे बजाय तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वैसे भी हमें यह पूरा याद हो चुका है। हम तुम्हें यह तोहफे में दे रहे हैं, दरअसल हमें इसकी जरूरत नहीं है। हैरी ने पूछा, मैं इस फटे पुराने कागज का करूंगा क्या? फटा पुराना कागज? फ्रेड ने अपनी आंखें सदमे से बंद कर ली, जैसे हैरी ने दिल तोड़ दिया हो। जॉर्जी, तुम समझाओ इसे। देखो, जब हम यहाँ फर्स्ट ईयर में थे हैरी, छोटे, बेफिक्र और मासूम। हैरी हंसा। उसे शक था कि फ्रेड और जॉर्ज कभी मासूम भी रहे होंगे। देखो, आज की तुलना में उस समय थोड़े ज्यादा मासूम थे, तो हम फिल्च के चंगुल में फंस गए। हमने गलियारे में गोबर बम फोड़ दिया था, जिसे फिल्च न जाने क्यों गुस्सा हो गया। इसलिए वो हमें पकड़कर अपने ऑफिस में ले गया और हमेशा की तरह धमकियां देने लगा, सजा दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। तभी हमने उसकी अलमारी में एक ड्रॉर देखा जिस पर लिखा था जब्त किया हुआ बेहद खतरनाक सामान। कहीं तुम लोगों ने, हमारी जगह तुम होते तो तुम क्या करते? जॉर्ज ने एक और गोबर बम फोड़कर ध्यान भटका दिया। मैंने ड्रॉर खोला और इसे निकाल लिया। इसे चुराना उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। हमें लगता है कि फिल्च को पता ही नहीं था कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसे तो शायद शक हो गया था कि यह कोई खुफिया चीज़ है, वरना वो इसे जब्त ही नहीं करता। और तुम जानते हो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? अरे हाँ, फ्रेड दांत दिखाते हुए बोला। इस छोटी सी चीज़ ने हमें स्कूल के सभी टीचर्स से बहुत ज़्यादा सिखाया है। तुम लोग मेरी उत्सुकता बढ़ा रहे हो, हैरी ने उस पुराने चर्म पत्र को देखते हुए कहा। अच्छा, जॉर्ज बोला। उसने अपनी छड़ी निकालकर चर्म पत्र को हल्के से छुआ और कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जॉर्ज ने जहाँ छड़ी छुआई थी वहाँ से तत्काल स्याही की लकीरें मकड़ी की जाल की तरह फैलने लगी। वो एक दूसरे से मिली, एक दूसरे को काटती हुई बढ़ी और चर्म पत्र के हर कोने तक गई। फिर ऊपर बड़े घुमावदार हरे अक्षरों में शब्द उभरे, मैसर्स मूनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स, शरारती जादूगरों के मददगार, मानचित्र मंथन को प्रस्तुत करते हुए गर्व महसूस करते हैं। ये एक नक्शा था जिसमें हॉगवर्ट्स के महल और मैदान की हर चीज़ दिख रही थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसमें चारों तरफ स्याही के छोटे बिंदु थे जिनके साथ छोटी लिखावट में सबका नाम लिखा था। हैरान होकर हैरी उस पर झुका। सबसे ऊपर बाएं कोने में एक बिंदु बता रहा था कि प्रोफेसर डम्बलडोर अपने कमरे में टहल रहे हैं। चौकीदार फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस दूसरी मंजिल पर घूम रही थी और पीव्स इस समय ट्रॉफी रूम में उछल रहा था। हैरी की आंखें परिचित गलियारों में ऊपर नीचे घूमी। फिर उसे एक और चीज़ दिखी। इस नक्शे में ऐसे भी कोई रास्ते थे जिन पर वो कभी नहीं गया था और उनमें से कई जा रहे थे सीधे हॉग्समीड की तरफ, फ्रेड ने कहा और उनमें से एक पर अपनी उंगली फिराई। कुछ बाहर निकलने के कुछ 7 रास्ते हैं। फिल्च 4 के बारे में जानता है। उसने उनकी तरफ इशारा किया। लेकिन हमें यकीन है कि बाकी 3 रास्तों के बारे में सिर्फ हम ही जानते हैं। लेकिन चौथी मंजिल के आईने के पीछे वाले रास्ते को भूल जाओ। हमने पिछले साल जाड़े तक इसका इस्तेमाल किया, पर अब इसकी दीवारें धसक गई है और ये बंद हो गया है। और ये वाला रास्ता देखो, हमें नहीं लगता कि कभी किसी ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि इसके प्रवेश द्वार के ठीक बाहर लड़ाकू पेड़ लगा है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है ये वाला, सीधा हनीड्यूक्स के तहखाने में ले जाएगा। हमने अनगिनत बार इसका इस्तेमाल किया है और जैसा कि तुमने देखा होगा, इसका प्रवेश द्वार इस कमरे के ठीक बाहर है। वो एक आंख वाली बूढ़ी जादूगरनी का कुबड़।
मूनी, वर्मटेल, पैडफुट और प्रॉन्ग्स। जॉर्ज ने आ भरकर नक्शे के शीर्षक को थपथपाया। इन चारों के तो हम एहसानमंद हैं। फ्रेड ने गंभीरता से कहा, महान थे ये लोग। उन्होंने नियम तोड़ने वालों की नई पीढ़ी की मदद करने के लिए बहुत मेहनत की है। ठीक है, जॉर्ज जल्दी से बोला, तुम्हारा काम हो जाए तो इसे मिटाना मत भूलना, वरना कोई भी इसे पढ़ लेगा। फ्रेड ने चेतावनी दी। बस इसे अपनी छड़ी से ठोकना और कहना उलझन सुलझन। इसके बाद ये फिर से कोरा हो जाएगा। तो हैरी, फ्रेड ने पर्सी की नकल करते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से पेश आना, ठीक है? हनी ड्यूक्स में मिलते हैं दोस्त, जॉर्ज ने आंख मारते हुए कहा। वो संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। हैरी वहाँ पर खड़ा खड़ा चमत्कारी नक्शे को देखता रहा। उसने देखा कि मिसेस नॉरिस बाईं दिशा में मुड़ गई थी और फर्श पर पड़ी किसी चीज़ को सूंघने के लिए रुक गई थी। अगर फिल्च को सचमुच उस रास्ते जानकारी नहीं थी तो दम्पिशाचों को भी नहीं होगी। और रोमांचित होकर वहाँ खड़े खड़े उसे मिस्टर वीजली के कई शब्द याद आए, कभी किसी सोचने वाली चीज़ पर विश्वास मत करना जिसके बारे में ये मालूम ना हो कि उसका दिमाग कहाँ है। ये नक्शा उन खतरनाक जादुई चीज़ों में से एक था जिनके खिलाफ मिस्टर वीजली चेतावनी दे रहे थे, शरारती जादूगरों के मददगार। लेकिन फिर हैरी ने तर्क किया कि वो इसका इस्तेमाल करके सिर्फ हॉग्समीड जाना चाहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ चुराना चाहता है या किसी पर हमला करना चाहता है। और फ्रेड और जॉर्ज तो कितने बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। हैरी ने खुफिया गलियारे को अपनी उंगली से छुआ। फिर अचानक जैसे आदेश का पालन करते हुए उसने नक्शे को तय करके दुशाले में रखा और जल्दी से क्लास के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे को कुछ इंच खोल कर देखा। बाहर कोई नहीं था। बहुत सावधानी से वो कमरे से बाहर निकला और एक आंख वाली जादूगरनी के मूर्ति के पीछे छुप गया। उसे क्या करना था? उसने नक्शे को दोबारा बाहर निकाला और उसे देखकर एहसास आश्चर्य हुआ कि स्याही की एक नई आकृति उभर आई थी जिस पर लिखा था हैरी पॉटर। यह आकृति ठीक वहीं खड़ी थी जहाँ पर असली हैरी खड़ा था, तीसरी मंजिल के गलियारे के आधे रास्ते पर। हैरी ने ध्यान से देखा। उसकी छोटी आकृति अपनी नन्ही छड़ी से जादूगरनी की मूर्ति को थपथपा रही थी। हैरी ने तत्काल अपनी असली छड़ी निकाली और मूर्ति को थपथपाया। कुछ भी नहीं हुआ। दोबारा नक्शे में देखा। उसकी आकृति के पास छोटे अक्षर उभर आए, नीचे नीचे। हैरी ने एक बार पत्थर की जादूगरनी को थपथपाते हुए कहा। मूर्ति का कुबड़ अचानक इतना चौड़ा हो गया कि दुबला व्यक्ति उसके अंदर जा सके। हैरी ने जल्दी से गलियारे में आगे पीछे देखा, फिर नक्शे को छिपाया, छेद में सर घुसाया और अंदर पहुंचकर ढाल पर फिसलने लगा। काफ़ी दूर तक नीचे फिसलकर हैरी को लगा कि वो पत्थर पर फिसल रहा है। फिर वो ठंडी और नम जमीन पर गिर पड़ा। वो चारों तरफ देखते हुए खड़ा हुआ। आसपास अंधेरा था। उसने छड़ी निकाली और बोला, प्रकाशित भवा। रोशनी होने पर उसने देखा कि वो एक बहुत संकरे और कम ऊंचे गलियारे में है। उसने नक्शा उठाया और छड़ी की नोक से कहा, उलझन सुलझन। नक्शा तत्काल गायब हो गया। उसने उसे सावधानी से तय करके अपने दुशाले के अंदर रखा और तेजी से धड़कते दिल के साथ, जो रोमांचित भी था और डरा हुआ भी, वो आगे चलने लगा। गलियारा किसी खरगोश के बड़े बिल की तरह घुमावदार था। हैरी जल्दी जल्दी चल रहा था। वो उबड़ खाबड़ फर्श पर कभी कभार लड़खड़ा जाता, लेकिन वो अपनी छड़ी को सामने रखे हुए था। इस यात्रा में हैरी को काफ़ी समय लग गया, लेकिन उसे हनी ड्यूक्स में जाने के विचार से प्रेरणा मिल रही थी। लगभग 1 घंटे बाद गलियारा ऊपर उठने लगा। हाँफते हुए हैरी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई। उसका चेहरा गर्म और पैर बहुत ठंडे थे। 10 मिनट बाद वो ऊपर जाने वाली पत्थर की सीढ़ियों के पास पहुंचा। कोई आवाज़ ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए हैरी उन पर चढ़ने लगा। 100-200 सीढ़ियाँ। उन्हें चढ़ते समय वो गिनती भी भूल गया और अपने पैरों को देखता रहा। फिर बिना किसी चेतावनी के उसका सर किसी कठोर चीज़ से टकराया। ये एक चोर दरवाज़ा लग रहा था। हैरी वहाँ पर खड़े अपना सिर मलते हुए आहट लेने लगा। उसे ऊपर कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। उसने बहुत धीरे धीरे धक्का मारकर चोर दरवाजे को खोला और उसकी ओर से झांका। वो एक भंडार कक्ष में था जिसमें लकड़ी के बक्से और टोकरे थे। हैरी चोर दरवाजे से बाहर निकला और उसे दोबारा लगा दिया। दरवाज़ा धूल भरे फर्श से इतना मेल खाता था कि उसे देख पाना लगभग असंभव था। हैरी ऊपर जाने वाली लकड़ी की सीढ़ी की तरफ धीमे धीमे बढ़ने लगा। अब उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे घंटी बजने और दरवाज़ा खुलने बंद होने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। जब वो सोच ही रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तभी उसे अचानक कहीं पास से एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे आ रहा हो। जेली वाले घोंगों का एक डब्बा ले आना, हमारा स्टॉक खत्म हो रहा है, किसी महिला की आवाज़ आई। कोई सीढ़ियाँ उतर रहा था। हैरी तत्काल एक बॉक्स के पीछे छुप गया और आने वाले व्यक्ति के गुजरने का इंतजार करने लगा। हैरी को आवाज़ आई कि कोई आकर सामने की दीवार से टिकाकर रखे गए बक्सों को खिसका रहा है। उसे शायद दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हैरी तत्काल बिना कोई आवाज़ किए अपने छिपने की जगह में से निकला और सीढ़ियों पर चढ़ गया। पीछे पलटकर उसने देखा कि एक आदमी की विशाल पीठ और चमकता गंजा सिर एक बक्से में घुसे हुए थे। हैरी सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे तक पहुंचकर बाहर निकला। उसने देखा कि वो हनी ड्यूक्स मिठाई की दुकान के काउंटर के पीछे था। वो झुका, तिरछा गया और सीधा खड़ा हो गया। हनी ड्यूक्स की दुकान में हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों की इतनी भीड़ थी कि हैरी पर किसी का ध्यान नहीं गया। उसने वहां पहुंचकर अपने चारों तरफ देखा।
उसे तब अपनी हंसी रोकने पड़ी जब उसने कल्पना की कि अगर डडली हैरी को यहाँ देख ले तो उसके सुअर जैसे चेहरे पर कैसा भाव आएगा। दुकान में बहुत सारे शोकेस थे जिनमें अलग अलग तरह की मन ललचाने वाली मिठाइयाँ थी। क्रीम कैंडीज, नारियल बर्फ के गुलाबी चौकोर टुकड़े, शहद के रंग की मोटी टॉफ़ियाँ, सैकड़ों रंग की चॉकलेटें लाइन से लगी थी। हर स्वाद की टॉफ़ियों का एक बड़ा पीपा था और फिजिंग विस्बीज का भी। वहाँ पर हवा में उठने वाली शरबत की बॉल्स भी थी जिनका रॉन ने जिक्र किया था। एक और दीवार पर विशेष प्रभाव वाली मिठाइयाँ रखी थी। ड्रूबल की बेहतरीन बबलगम, जिसके कमरे में नीले बुलबुले निकलते थे जो कई दिनों तक फूटते नहीं थे। अजीब सी दिखने वाली टूथ फ्लॉसिंग स्ट्रिंग मिंट्स थी। काले छोटे चटपटे शैतान थे। अपने मित्रों के सामने आग उगलो। आइस माइस थी। अपने दांतों को किटकिटाते सुनो। मेंढक के आकार की पेपरमिंट क्रीम्स थी। ये मेंढक पेट में सचमुच कूदते हैं। नाजुक शक्कर की कलमें और विस्फोट करने वाले बॉनबॉन्स। जब हैरी 6th ईयर के विद्यार्थियों की भीड़ में से जैसे तैसे निकला तो उसे दुकान के सबसे दूर वाले छोर पर एक साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था असामान्य स्वाद। उस साइन बोर्ड के नीचे रॉन और हरमाइनी खड़े थे और खून के स्वाद वाली लॉलीपॉप्स की ट्रे को देख रहे थे। हैरी चुपचाप उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया। नहीं, हैरी को पसंद नहीं आएगी। मुझे लगता है ये खून पीने वाले पिशाचों के लिए है। और ये, रॉन ने हरमाइनी की नाक के नीचे कॉकरोच नट का डब्बा रखते हुए कहा। नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, हैरी बोला। रॉन के हाथ से डब्बा छूटते छूटते बचा। हैरी, हरमाइनी चीखी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कैसे? वाह, रॉन ने हमें प्रभावित होते हुए कहा। तुमने हवा से प्रकट होना कब सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हैरी बोला। वो धीमी आवाज़ में कह रहा था ताकि 6th ईयर के विद्यार्थी उसकी आवाज़ न सुन लें। उसने उन्हें मानचित्र मंथन के बारे में सब कुछ बता दिया। फ्रेड और जॉर्ज ने कभी ये मुझे क्यों नहीं दिया? रॉन ने गुस्से से कहा। मैं भाई हूँ उनका। लेकिन हैरी इसे रखेगा नहीं, हरमाइनी बोली, जैसे ऐसा सोचना भी पागलपन हो। वो इसे प्रोफेसर मैगोनेगल को जाकर दे देगा, है ना हैरी? ना, बिल्कुल नहीं। क्या तुम पागल हो गई हो? हैरी ने हरमाइनी को घूरते हुए कहा। रॉन ने कहा, इतनी अच्छी चीज़ भला टीचर को कौन देगा? अगर मैं इसे देने गया तो मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से मिला। फिल्च समझ जाएगा कि फ्रेड और जॉर्ज ने इसे चुराया है। लेकिन सीरियस ब्लैक के बारे में तो सोचो, हरमाइनी ने फुसफुसाते हुए कहा। वो महल में घुसने के लिए इस नक्शे में बताया किसी खुफिया रास्ते का इस्तेमाल कर सकता है। टीचर्स को पता होना चाहिए। वो किसी रास्ते से अंदर नहीं आ सकता। नक्शे में कुल 7 खुफिया सुरंगें हैं, ठीक है? फ्रेड और जॉर्ज को लगता है कि फिल्च 4 के बारे में जानता है और बाकी बचे 3 रास्तों में से एक पूरी तरह बंद हो चुका है, इसलिए अब उससे कोई नहीं जा सकता। दूसरे रास्ते के प्रवेश द्वार पर लड़ाकू पेड़ है, इसलिए उसमें से भी कोई नहीं आ सकता। बचा ये रास्ता जिससे मैं आया हूँ। भंडार कक्ष के तहखाने में प्रवेश द्वार को देखना असंभव है जब तक कि किसी को इसके बारे में पहले से पता ना हो। हैरी झिझका। क्या हो अगर ब्लैक पहले से जानता हो कि वहाँ पर खुफिया रास्ते का प्रवेश द्वार था? बहरहाल रॉन ने गला साफ किया और मिठाई की दुकान के दरवाजे के अंदर लगे एक नोटिस की तरफ इशारा किया। जादू मंत्रालय का आदेश। ग्राहकों को याद दिलाया जाता है कि आगामी सूचना तक दमपिशाच हर रात को सूरज ढलने के बाद हॉग्समीड की सड़कों पर पहरा देंगे। ये कदम हॉग्समीड के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है और सीरियस ब्लैक के पकड़े जाते ही वापस ले लिया जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि आप रात होने से पहले अपनी शॉपिंग पूरी कर लें। क्रिसमस की शुभकामनाएं। देखा, रॉन ने शांति से कहा, जब दमपिशाच पूरे गांव में घूम रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि ब्लैक हनी ड्यूक्स में कैसे घुसता है। हरमाइनी, वैसे भी हनी ड्यूक्स के मालिक दरवाज़ा टूटने की आवाज़ तो सुन ही लेंगे ना। वो दुकान के ठीक ऊपर ही तो रहते हैं। हाँ, लेकिन हरमाइनी किसी और समस्या को खोज रही थी। देखो, हैरी को फिर भी हॉग्समीड नहीं आना चाहिए था। उसके परमिशन लेटर पर साइन नहीं है और किसी को पता चल गया तो वो मुश्किल में फंस जाएगा। और अभी रात नहीं हुई है और अगर सीरियस ब्लैक आज ही यहाँ आ गया तो अभी इतनी भीड़ में और ऐसे मौसम में वह हैरी को देखेगा कैसे? रॉन ने छड़ लगी हर खिड़कियों पर बर्फ की मोटी परत की तरफ इशारा करते हुए कहा। छोड़ो हरमाइनी, क्रिसमस है, हैरी को भी तो खुश होने का मौका चाहिए। हरमाइनी ने होंठ काट लिया। वो चिंतित दिख रही थी। तो मुझे पकड़वा तो नहीं दोगी? हैरी ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बिल्कुल नहीं, पर ईमानदारी से हैरी। फिशिंग विस्बीज देखो हैरी। रॉन उसका हाथ पकड़कर उसके पीपे की तरफ ले गया। और जेली वाले वर्म्स और एसिड पॉप्स। जब मैं 7 साल का था, फ्रेड ने मुझे एक एसिड पॉप दिया था। इसकी वजह से मेरी जीभ जल गई थी और उसमें छेद हो गया था। मुझे याद है इसके बाद मम्मी ने झाड़ू से उसकी पिटाई की थी। रॉन ने एसिड पॉप के बक्से की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं फ्रेड को ये कहकर कॉकरोच नट पकड़ा दूं कि मूंगफली के दाने हैं तो वो ले लेगा? जब रॉन और हरमाइनी ने अपनी सभी मिठाइयों के पैसे दे दिया तो वो तीनों हनी ड्यूक्स से बाहर निकलकर बर्फीले तूफान में आ गए। हॉग्समीड किसी क्रिसमस कार्ड की तरह दिख रहा था। छोटे छोटे मकानों और दुकानों पर बर्फ की सूखी परत थी। दरवाजों पर मिसलटू की मालाएं टंगी थी और पेड़ों पर जादू से चमकती मोमबत्तियों की लड़ें लटक रही थी। हैरी को कपकपी छूट रही थी। बाकी दोनों के पास चोगा था लेकिन उसके पास नहीं। वो सड़क पर आगे गए। उनके सिर हवा के कारण तने हुए थे। रॉन और हरमाइनी अपने स्कार्फ में से चिल्ला रहे थे। ये पोस्ट ऑफिस है। जोंग कुक की दुकान वहाँ पर है। हम चीखती हवेली देखने चल सकते हैं। मैं तो कहता हूँ, रॉन ने दांत कटकटाते हुए कहा, बटर पिया पीने के लिए 3 ब्रूमस्टिक्स चले।
हैरी तैयार हो गया। हवा तेज़ थी और उसके हाथ कुल्फ़ी की तरह जम रहे थे, इसलिए उन्होंने सड़क पार की और कुछ मिनट में एक छोटे से बियर बार में दाखिल हो गए। वहाँ बहुत भीड़, शोर शराबा, गर्मी और धुआं था। सुंदर चेहरे और भरे बदन वाली एक महिला बार में शोर मचाते जादूगरों को ड्रिंक्स दे रही थी। वो मैडम रोज़मेरिटा है, रॉन बोला। मैं ड्रिंक्स लेकर आता हूँ। ये कहते समय उसका चेहरा लाल हो गया। हैरी और हरमाइनी कमरे में पीछे की तरफ चल दिए, जहाँ खिड़की और अंगीठी के पास एक सुंदर क्रिसमस ट्री खड़ा था। उसके पास एक छोटी टेबल खाली थी, जिस पर वो बैठ गई। 5 मिनट बाद रॉन गर्म बटर बियर के 3 झाग वाले मग लेकर आया। हैप्पी क्रिसमस, उसने खुशी खुशी मग उठाते हुए कहा। हैरी को मज़ा आ गया। आज तक उसने इतनी मज़ेदार चीज़ नहीं चखी थी। बटर बियर के अंदर जाते ही शरीर में गर्मी दौड़ गई। अचानक हवा का झोंका आने से उसके बाल बिखर गए। 3 ब्रूमस्टिक्स का दरवाज़ा एक बार फिर खुल गया था। हैरी ने अपने मग के ऊपर से देखा और उसकी सांस रुक गई। प्रोफेसर मैकगोनागल और फ्लिटविक बर्फ के टुकड़े गिराते हुए बियर बार में दाखिल हुए। उनके पीछे हैग्रिड भी था, जो हरा हैट और चोगा पहने हुए था। एक जादूगर से बात कर रहा था और अंदर आया। ये जादूगर और कोई नहीं बल्कि जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज थे। तत्काल रॉन और हरमाइनी ने अपने हाथ हैरी के सिर पर रख दिए और उसे स्टूल से उतारकर जबरदस्ती टेबल के नीचे कर दिया। इस दौरान हैरी बटर बियर में नहा गया। उसने अपने खाली मग को संभालते हुए देखा कि टीचर्स और फज बार की तरफ गए, रुके और उसकी तरफ बढ़ने लगे। हरमाइनी फुसफुसाई, स्थान परिवर्तन। उनकी टेबल के पास लगा क्रिसमस ट्री ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उठा और खिसक कर उनकी टेबल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अब उन तीनों को कोई नहीं देख सकता था। पेड़ की घनी नीचे शाखाओं के बीच से हैरी ने देखा कि पास वाली टेबल की 4 कुर्सियां खिसक रही है। इसके बाद उसने टीचर्स और मंत्री जी को बैठते समय आहें भरते सुना। फिर उसे ऊंची हील वाली फिरोजी सैंडल पहने पैर दिखे और एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा जिली पॉटर मेरे लिए। प्रोफेसर मैकगोनागल की आवाज़ आई। 4 पाइंट मल्टमीड। हाँ रोज़मेरिटा, हैग्रिड बोला। चेरी सिरप और सोडा विद आइस एंड अम्ब्रेला। प्रोफेसर फ्लिटविक ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहा। और लाल अंगूर की रम, मंत्री जी। धन्यवाद रोज़मेरिटा, फज की आवाज़ आई। तुमसे फिर मिलकर खुशी हुई। तुम भी हमारे साथ कुछ लो, आओ बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। हैरी ने देखा कि चमकती सैंडल दूर गई और लौट आई। उसका दिल जैसे गले तक आकर तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में विचार क्यों नहीं आया कि टीचर्स के लिए भी इस टर्म का आखिरी वीकेंड था। न जाने उनके कारण उसे यहाँ पर कितनी देर तक छिपे रहना होगा। अगर वो आज रात को स्कूल लौटना चाहता था तो उसे सूरज ढलने से पहले हनी ड्यूक्स की दुकान वाले प्रवेश द्वार तक पहुँचना ही होगा। घबराहट में हरमाइनी के पैर उससे टकरा गए। मंत्री जी, आखिर कौन सी चीज़ है जो आपको इस जंगल में खींच लाई? मैडम रोज़मेरिटा ने पूछा। हैरी ने फज के मोटे शरीर के निचले हिस्से को कुर्सी पर तनते देखा। जब उन्होंने तसल्ली कर ली कि कोई सुन नहीं रहा तो धीमे से कहा, और कौन होगा, सीरियस ब्लैक। मुझे लगता है तुमने सुन ही लिया होगा कि हैलोवीन के दिन स्कूल में क्या हुआ था। मैंने उड़ती उड़ती अफवाह ही सुनी थी, मैडम रोज़मेरिटा ने स्वीकार किया। क्या तुमने पूरी बियर पार्क को बता दिया हैग्रिड? प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिंता से कहा। मंत्री जी, क्या आपको लगता है कि ब्लैक अभी भी इसी इलाके में है? मैडम रोज़मेरिटा ने फुसफुसाते हुए पूछा। फज ने कहा, मुझे पूरा यकीन है। आप जानते हैं थम्बिशास मेरे बियर बार की 2 तलाशी ले चुके हैं, मैडम रोज़मेरिटा ने तीखी आवाज़ में कहा। मेरे सारे ग्राहक डरकर भाग गए। मेरे धंधे के लिए बुरा है मंत्री जी। रोज़मेरिटा, मैं भी उन्हें उतना ही नापसंद करता हूँ जितना कि तुम, फज ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। ये सावधानी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन ज़रूरी। मैं कुछ दम पिशाचों से मिला हूँ, वो डम्बलडोर से नाराज़ है। डम्बलडोर ने महल के अंदर नहीं घुसने देते ना। मुझे लगता है कि उन्हें घुसने देना भी नहीं चाहिए, मैकगोनागल ने तीखे स्वर में कहा। अगर इतने भयानक प्राणी हवा में तैरते रहेंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, प्रोफेसर फ्लिटविक बोले, जिनके पैर जमीन से 1 फुट ऊपर लटक रहे थे। चाहे जो भी हो, फज बोले, वो आप सभी की रक्षा करने के लिए यहाँ पर है। हम सब जानते हैं कि ब्लैक क्या कर सकता है। देखिए, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, मैडम रोज़मेरिटा ने सोचते हुए कहा। मैं सोचती थी कि सीरियस ब्लैक शैतानी जादूगरों के दल में कभी नहीं जाएगा। मेरा मतलब है, जब वो हॉगवर्ट्स में पढ़ता था मैंने उसे कई बार देखा था। अगर उस समय आपने ये बोला होता कि वो जाकर क्या बनने वाला है तो मैंने आपसे कहा होता कि आपने पी ज़्यादा लिए। फज बोले, तुम सिर्फ आधी सच्चाई जानती हो, बाकी आधी तुम्हें पता ही कहाँ है रोज़मेरिटा। उसने जो सबसे बुरा काम किया है वो तो अभी लोगों को मालूम ही नहीं है। सबसे बुरा? मैडम रोज़मेरिटा ने कहा। अब उनकी आवाज़ में उत्सुकता थी। आपका मतलब है इतने लोगों को मारने से भी ज़्यादा बुरा? बिल्कुल, फज बोला। मुझे विश्वास नहीं होता, इससे बुरा क्या हो सकता है? प्रोफेसर मैकगोनागल ने धीरे से कहा। रोज़मेरिटा, तुमने अभी अभी कहा जब वो हॉगवर्ट्स में पढ़ता था तो तुमने उसे कई बार देखा था। क्या तुम्हें याद है उसका बेस्ट फ्रेंड, उसके सबसे अच्छा दोस्त कौन था?
क्यों नहीं? मैडम रोजमेरिटा ने थोड़ा हंसते हुए कहा। दोनों हर पल साथ ही तो रहते थे, यहाँ कितनी बार आए थे। वो लोग मुझे हंसा हंसा के पागल कर देते थे, दोनों जैसे जुड़वा भाई लगते थे, सीरियस ब्लैक और जेम्स पॉटर। हैरी का मग तेज आवाज के साथ छूट गया। रॉन ने उसे लात मारी। बिल्कुल, प्रोफेसर मैगोनागल बोली, ब्लैक और पॉटर अपने छोटे से गैंग के लीडर। निश्चित रूप से दोनों बहुत प्रतिभाशाली थे, सचमुच बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली, लेकिन मुझे लगता है किसी और जोड़ी ने हमें इतना ज्यादा परेशान नहीं किया। मुझे नहीं पता, हैग्रिड ने हंसते हुए कहा। वैसे फ्रेड और जॉर्ज भी कम नहीं है। किसी को भी यह लग सकता है कि ब्लैक और पॉटर तो भाई भाई हैं, प्रोफेसर फ्लिटविक ने भी कहा। दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। और क्या, फज ने कहा। पॉटर अपने सभी दोस्तों में ब्लैक पर सबसे ज्यादा भरोसा करता था। स्कूल छोड़ने के बाद भी दोनों की दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ा। जब जेम्स और लिली की शादी हुई थी तो ब्लैक बेस्ट मैन था। फिर जब हैरी पैदा हुआ तो उन्होंने उसे हैरी का गॉडफादर भी बना दिया। जाहिर है हैरी को कुछ नहीं पता होगा। आप कल्पना कर सकते हैं ये जानकर उसे कैसा लगेगा। क्योंकि ब्लैक तुम जानते हो किससे मिल गया, मैडम रोजमेरिटा ने फुसफुसाकर कहा। उससे भी बुरा रोजमेरिटा, फज अपनी आवाज धीमी करते हुए फुसफुसाने लगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि पॉटर को मालूम था कि तुम जानते हो कौन उनके पीछे पड़ा है। डम्बलडोर उसके खिलाफ लड़ रहे थे और उसके जासूस हर तरफ फैले थे। उनमें से एक जासूस ने उन्हें जानकारी दी। डम्बलडोर ने एकदम से जेम्स और लिली को सतर्क कर दिया। उन्होंने उन्हें छिपने की सलाह भी दी। जाहिर है तुम जानते हो कौन से छिपना आसान तो नहीं है। डम्बलडोर ने कहा कि छिपने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास सम्मोहन। ये कैसे काम करता है मंत्री जी, मैडम रोजमेरिटा ने कहा, जो उत्सुकता के मारे तेजी से सांस ले रही थी। प्रोफेसर फ्लिटविक ने गला साफ किया। ये एक बहुत ही जटिल सम्मोहन है, उन्होंने कहा। इसमें किसी जीवित व्यक्ति में रहस्य को जादुई तरीके से छिपा दिया जाता है। वो जानकारी चुने हुए व्यक्ति यानी रहस्य रक्षक के अंदर ही होती है और इसलिए इसे खोजना असंभव होता है जब तक कि रहस्य रक्षक खुद अपने मन से उसे बताने का फैसला ना करे। अगर रहस्य रक्षक ना बताए तो तुम जानते हो कौन किसी हालत में उन्हें नहीं खोज सकता था। अगर वो उस गांव की तलाशी भी ले लेता जहां लिली और जेम्स बरसों से रहते हैं तब भी वहां उन्हें नहीं खोज पाता। अगर वो उनके कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखता तब भी वो उसे नहीं दिखते। तो पॉटर्स का रहस्य रक्षक ब्लैक था, मैडम रोजमेरिटा ने फुसफुसाकर पूछा। जाहिर है, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा। जेम्स पॉटर ने डम्बलडोर से कहा था कि ब्लैक मर जाएगा लेकिन यह रहस्य कभी नहीं बताएगा। उसने ये भी कहा कि ब्लैक खुद छिपने की योजना बना रहा है। इसके बावजूद डम्बलडोर चिंता में थे। मुझे याद है उन्होंने जेम्स पॉटर के सामने कहा था कि वो उन्हें रहस्य रक्षक बना दे या खुद बन जाए। उन्हें ब्लैक पर शक था, मैडम रोजमेरिटा ने कहा। उन्हें यकीन था कि पॉटर्स का कोई करीबी तुम जानते हो किसको उनकी गतिविधियों की जानकारी दे रहा है, प्रोफेसर मैगोनागल ने उदासी से कहा। दरअसल उन्हें कुछ ही समय से यह शक था कि हमारी तरफ का कोई जादूगर गद्दार बन गया है और तुम जानते हो किसको बहुत जानकारियां दे रहा है। लेकिन फिर भी जेम्स पॉटर ने ब्लैक पर भरोसा किया। और क्या, फज ने भारीपन से कहा। और फिर विश्वास सम्मोहन के पूरा होने के मुश्किल के एक ही हफ्ते के बाद ब्लैक ने उन्हें धोखा दे दिया, मैडम रोजमेरिटा बोली। बिल्कुल, ब्लैक अपने डबल एजेंट की भूमिका से उठा गया होगा। वो तुम जानते हो किसके प्रति अपने समर्थन की खुली घोषणा करना चाहता था और ऐसा लगता है कि पॉटर्स की मौत के बाद ये घोषणा करना चाहता था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं नन्हे पॉटर ने तुम जानते हो किसको हरा दिया। उसकी शक्तियां चली गई और वो बुरी तरह कमजोर हो गया और उसे भागना पड़ा। इससे ब्लैक बहुत खराब स्थिति में आ गया। उसका मालिक उसी पल हार गया जब उसने यानी ब्लैक ने गद्दारी के सच्चे रंग दिखाए थे। भागने के अलावा उसके पास क्या रास्ता था? दुष्ट गद्दार कहीं का, हैग्रिड ने इतना जोर से कहा कि आधा बियर बार खामोश हो गया। प्रोफेसर मैगोनागल बोली। हम उससे मिले थे, हैग्रिड गुर्राया, जब उसने उन सब लोगों को मारा था। उससे पहले शायद हम ही उससे मिलने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। लिली और जेम्स के मरने के बाद हमने हैरी को घर से निकाला था। उस मलबे से उनका घर तबाह हो चुका था। उसके माथे पर एक बड़ा सा घाव था और उसके माता पिता मारे गए थे। और तभी सीरियस ब्लैक अपने उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर हमारे सामने आ गया। हमने ये सोचा ही नहीं कि वो वहां पर कर क्या रहा है, पर हम ये नहीं जानते थे कि वो लिली और जेम्स का रहस्य रक्षक है। हमने सोचा था कि उसे तुम जानते हो उनके हमले की खबर अभी अभी मिली है और वो मदद करने से आया है। उसका चेहरा सफेद था और वो कांप रहा था। आप लोग जानते हैं हमने क्या किया? हमने उस खूनी गद्दार को सांत्वना दी वहीं पर। हैग्रिड गरजा। हैग्रिड, मेहरबानी करके रुक जाओ, अपनी आवाज नीचे रखो। हमें कैसे पता चलता कि वो लिली और जेम्स के बारे में परेशान नहीं था? उसे तो सिर्फ तुम जानते हो किसकी परवाह थी। और फिर उसने कहा कि हैरी को मुझे दे दो। हैग्रिड, मैं उसका गॉडफादर हूँ, मैं उसकी देखभाल करूंगा। हाँ, पर हमें डम्बलडोर का आदेश था, इसलिए हमने ब्लैक को मना करते हुए उसे बता दिया कि डम्बलडोर ने कहा था कि हैरी अपने अंकल आंटी के घर रहेगा।
ब्लैक ने बहस की लेकिन अंत में मान गया। उसने हमसे कहा था कि हम उसकी मोटरसाइकिल ले जाएं और हैरी को छोड़ जाएं। उसने कहा था कि अब उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे उस मोटरसाइकिल से प्यार था, फिर वो उसे हमें क्यों दे रहा है? उसे इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी? सच तो यह था कि उस मोटरसाइकिल को खोजना आसान था। डम्बलडोर जानते थे कि वो पॉटर्स का रहस्य रक्षक था। ब्लैक अच्छी तरह जानता था कि उस रात को उसे भागकर छिपना है। वो अच्छी तरह जानता था कि कुछ घंटे बाद पूरा मंत्रालय उसके पीछे पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर हमने हैरी को उसे दे दिया होता तो हम शर्त लगा सकते हैं कि उसने मोटरसाइकिल को समुद्र में फेंक दिया होता, अपने सबसे अच्छे दोस्त के बेटे को। परंतु जब कोई जादूगर शैतानी ताकतों की तरफ जाता है तो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ या व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं समझता। हैग्रिड की कहानी के बाद एक लंबी खामोशी छा गई। फिर मैडम रोजमेरिटा ने कुछ संतुष्टि के साथ कहा, पर वो भागकर छिप नहीं पाया है ना? जादू मंत्रालय ने उसे अगले ही दिन पकड़ लिया था। काश हमने ऐसा किया होता, फज ने कटुता से कहा। हमने उसे नहीं खोजा था, पॉटर के एक और दोस्त पीटर पेटिग्रू ने उसे खोजा। इसमें कोई शक नहीं कि पेटिग्रू को जेम्स और लिली की मौत का बहुत दुख था और वो जानता था कि ब्लैक पॉटर उसको का रहस्य रक्षक है, इसलिए वो अकेले ही ब्लैक को पकड़ने के लिए गया। पेटिग्रू, वो मोटा और छोटा सा लड़का जो हॉगवर्ट्स में हमेशा उनके पीछे पीछे घूमता था, मैडम रोजमेरिटा ने कहा। वो ब्लैक और पॉटर को अपना हीरो मानता था, प्रोफेसर मैगोनेगल ने कहा। बुद्धि के लिहाज से उनकी बराबरी का नहीं था। अक्सर मैंने उस पर सख्ती की थी। आप लोग कल्पना कर सकते हैं मुझे अब कितना अफसोस होता होगा। उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे उन्हें अभी अभी सर्दी हुई हो। मिनर्वा, फज ने नरमी से कहा, पेटिग्रू एक बहादुर की तरह मरा। जाहिर है सभी चश्मदीद गवाहों यानी मगलुओं की यादें हमने मिटा दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने हमें बताया कि पेटिग्रू ने ब्लैक को घेर लिया था। उन्होंने कहा था कि वो सुबक रहा था। लिली और जेम्स सीरियस? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और फिर उसने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया। जाहिर है ब्लैक ज्यादा तेज था, पेटिग्रू के उसने परखच्चे उड़ा दिया। प्रोफेसर मैगोनेगल ने नाक सुड़की और भारी आवाज में बोली, बेवकूफ लड़का, हमेशा द्वंद्व युद्ध में पीछे रहता था। उसे एक काम मंत्रालय को करने देना चाहिए था। हैग्रिड गुर्राकर बोला, हम आपको बता दें कि अगर पेटिग्रू के पहले हमें ब्लैक मिल जाता तो हम छड़ी निकालने के झंझट में ही नहीं पड़ते, अपने हाथों से ही उसका गला दबा देते। हैग्रिड, तुम नहीं जानते तुम क्या बोल रहे हो, फज ने तीखी आवाज में कहा। ब्लैक को जादुई कानून रक्षक के प्रशिक्षित जादूगरों के सिवा कोई नहीं पकड़ सकता था। मैं उस समय जादुई विपत्ति विभाग में कनिष्ठ मंत्री था। जब ब्लैक ने उनकी हत्या की तो मैं वहां पहुंचने वाले सबसे पहले लोगों में से एक था। मैं उस दृश्य को भूल नहीं सकता। वो दृश्य मुझे अब भी अपने सपने में दिखता है। सड़क के बीच एक गहरा गड्ढा था जो इतना गहरा था कि नीचे सीवर लाइन फट गई थी। हर तरफ लाशें थी। मगलू चीख रहे थे और ब्लैक वहां खड़े खड़े हंस रहा था। पेटिग्रू का इकलौता अवशेष उसके सामने पड़ा था, खून से सने दुशाले और एक उंगली। अचानक फज की आवाज आना बंद हो गई। पांचों नाक के सुड़कने की आवाज आई। तो अब मालूम चला रोजमेरिटा, ब्लैक को जादुई कानून रक्षक दस्ते के 20 सदस्य पकड़कर ले गए और पेटिग्रू को ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास मिला। मुझे लगता है इससे उसकी दुखी माँ को थोड़ी शांति मिली होगी। तब से ब्लैक अज़्काबान में था। मैडम रोजमेरिटा ने आ भरी। मंत्री जी, क्या ये सच है कि ब्लैक पागल हो चुका है? काश मैं ऐसा कह सकता, फज ने धीमे से कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि उसके मालिक के हार से उसका दिमाग कुछ समय तक असंतुलित रहा होगा। पेटिग्रू और उन सब मगलुओं की हत्या को सरफराई कर सकता था। वो हत्याकांड क्रूर नहीं, बेमतलब भी था। बहरहाल जब मैंने आखिरी बार अज़्काबान का निरीक्षण किया तो मैं ब्लैक से मिला था। आपको पता है वहाँ पर ज़्यादातर कैदी अंधेरे में अकेले बड़बड़ाते हैं और बेसिर पैर बातें करते हैं, लेकिन इस बात पर हैरान था कि ब्लैक तो सामान्य था। उसने मुझसे तार्किक बातें भी की और ये बहुत हैरानी की बात थी। मुझे लगा वो बोर हो रहा था। उसने पूछा कि क्या मैंने अखबार पढ़ लिया है। फिर उसने क्रॉसवर्ड भरने के लिए मुझसे वो अखबार मांग लिया। हालांकि मैं इस बात पर हैरान था कि उसके चारों तरफ मंडरा रहे दम पिशाचों का उस पर ज्यादा असर नहीं दिख रहा था, जबकि उसकी सुरक्षा तो सबसे तगड़ी थी। दम पिशाच दिन रात उसके दरवाजे पर पहरा देते थे। पर आपको क्या लगता है मंत्री जी, वो भागा क्यों? मैडम रोजमेरिटा ने कहा। मंत्री जी, कहीं वो फिर से आप जानते हैं किसके साथ जोड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहा? मुझे लगता है उसकी योजना का ये आखिरी हिस्सा है, फज ने बात घुमाते हुए कहा। लेकिन हम ब्लैक को उससे बहुत पहले पकड़ लेंगे। मुझे कहना होगा कि तुम जानते हो कौन जब तक अकेला और मित्र विहीन है तब तक उससे निपटना आसान है, परंतु मैं ये सोचकर कांप जाता हूँ कि अगर उससे अपना सबसे विश्वास पात्र सेवक वापस मिल गया तो वो जल्दी ही दोबारा शक्तिशाली हो जाएगा। लकड़ी पर गिलास रखने की हल्की आवाज आई। किसी ने अपना गिलास टेबल पर रख दिया था। सुनो कॉर्नेलियस, अगर तुम हेडमास्टर के साथ डिनर करने वाले हो तो बेहतर होगा हम महल की तरफ चलें।
प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। हैरी ने देखा कि एक-एक करके सब लोग खड़े हो गए। चोगे लहराने लगे और मैडम रोज़मेरिटा की चमकदार सैंडल के बार के पीछे गायब हो गई। एक बार फिर थ्री ब्रूमस्टिक्स का दरवाज़ा खुला। एक बार फिर बर्फ़ का झोंका अंदर आया और टीचर्स निकलकर गायब हो गए। हैरी, रॉन और हरमाइनी के चेहरे टेबल के नीचे थे। वो दोनों ही हैरी को घूर रहे थे और कहने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे।